हेलो स्टूडेंट्स। आज आपके लिए हमने हायर परचेज चैप्टर का नया टॉपिक लेकर आया है और बीकॉम ऑनर्स के लिए ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रेगुलर के कोर्सेज में बीकॉम प्रोग्राम में भी ये दिया हुआ है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लेकिन बीकॉम ऑनर्स में तो इससे सवाल आते ही आते हैं, उसके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप ध्यान से पढ़िए। लेकिन जब मैं नया टॉपिक शुरू करूँगा तो मैं हमेशा से मेरी आदत रही है कि मैं पहले कुछ अभी तक जो पढ़ाया है उसका 2-3 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं, सो दैट कि हमारी ये क्या बन जाए, लिंक बन जाए। देखिए अभी तक क्या पढ़ा हमने। हायर परचेज की चैप्टर में दो पार्टीज डिसाइड किए थे। एक थे हायर परचेजर और दूसरे कौन, हायर वेंडर। ठीक है जी। हायर परचेजर की बुक बनाई थी हमने। उसके बुक्स में, उसके लेजर्स में हमने एसेट्स ऑन हायर परचेज कौन बनाया था और हायर वेंडर कौन बनाया था। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। हायर वेंडर के बुक्स में हमने हायर परचेजर अकाउंट एंड गुड्स रिपोस्ट अकाउंट बनाया था। और ये सब काम हमने दो कंडीशन में किया था, जब फुल रिपोजिशन होते थे और जब पार्शियल रिपोजिशन होते थे। फुल रिपोजिशन वॉज नॉट मच इम्पॉर्टेंट, ये मच इम्पॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट तो लेना ही था। और पार्शियल रिपोजिशन इम्पॉर्टेंट थे, मैंने कहा था। उसके बाद इन दोनों को कराने के लिए, मैंने सिखाने के लिए, हमने 1 से लेके 24 तक क्वेश्चन भी किए थे। 1 से 24 तक ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। आप भी रिवाइज कीजिएगा। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। और आज का टॉपिक जो मैं शुरू करने वाला हूँ वो सब एग्ज़ाम में नहीं आता है, बीकॉम ऑनर्स के एग्ज़ाम में तो कंपलसरीली आता ही आता है। देखिए क्या है, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे। हायर परचेजर, अगर कोई मशीन परचेज करता है, मान लो ऑन हायर परचेज, तो हायर परचेजर के लिए क्या है? हायर परचेजर के लिए ये एसेट है। कौन सा एसेट सर? कैपिटल एसेट्स, मानते हो? लेकिन यही मशीन जब हायर वेंडर बेचता है तो हायर वेंडर के लिए क्या है? यह स्टॉक है, इसको गुड्स भी कह सकते हैं। और जब हायर वेंडर इसको बेचेगा, इसको सेल करेगा, तो क्या हायर वेंडर इस पर प्रॉफिट लॉस नहीं निकालेगा? निकालेगा। हायर परचेज सिस्टम जो है वो किसका बिजनेस है? वो हायर वेंडर का बिजनेस है, हायर परचेजर का बिजनेस नहीं है। अगर मैं कोई एक कार मारुति से परचेज करता हूँ तो एक ही कार परचेज करता हूँ, 2 कार परचेज करता हूँ, 3 कार परचेज करता हूँ। कार मेरा कोई गुड्स नहीं है, उसको मैंने ऑफिस या घर के यूज़ के लिए परचेज किया है। लेकिन मारुति कंपनी के लिए कार क्या है? गुड्स है। तो ये हायर परचेज सिस्टम पे जो कार बेचता है, जो वेंडर होता है, वेंडर ही बोलते हैं उसको, उसके लिए क्या ये बिजनेस है? तो क्या हायर वेंडर इस सिस्टम में अपना प्रॉफिट एंड लॉस नहीं निकालेगा? ऑफ कोर्स निकालेगा। तो जो हम अब बात करने जा रहे हैं आपसे, वो हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे? हायर वेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से। याद रखना, हायर परचेजर के बारे में अब आपको अभी नहीं सोचना है। अभी किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना आपको? ओनली हायर वेंडर। कि हायर वेंडर क्या सोचता है, उसको क्या करना है, सिर्फ उसके बारे में बात करनी है। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चे यहाँ तक? पक्की बात? नहीं सर। तो हायर वेंडर अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालेगा तो कैसे निकालेगा? देखिए, 2 सिस्टम से वो प्रॉफिट लॉस निकालेगा। एक तो होगा उसका HP ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा वो, एक सिस्टम तो ये है। दूसरा सिस्टम है उसका स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। HP ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा क्या है? स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। देखो, जो छोटे छोटे बिजनेसमैन होंगे जिनके ज़्यादा गुड्स नहीं है, जो चाहता है कि बहुत ही आसानी से ज़्यादा मेहनत किए बगैर सिंपल तरीके से प्रॉफिट निकल जाए, तो वो कौन सा मेथड अपनाएगा? HP ट्रेडिंग अकाउंट। जिनके ज़्यादा वॉल्यूमिनस बिजनेस है, ज़्यादा सेल्स होते हैं, जिनका बिजनेस थोड़ा बड़ा है, उसके लिए कौन सा सिस्टम होता है? स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। तो ये दोनों सिस्टम आपसे हम डिस्कस करेंगे।
आइए एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आपके सामने रखते हैं क्या, हम सबसे पहले रखते हैं HP ट्रेडिंग अकाउंट। आप भी रजिस्टर निकालिए और आराम से साथ साथ कीजिए। अगर आपने जल्दीबाजी करी तो आपको समझ में नहीं आएगा। HP ट्रेडिंग अकाउंट देखिए क्या होता है। नॉर्मली जब भी कभी आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं वैसा ही ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ बनेगा, लेकिन इससे पहले ये बनता है दो तरीके से। ये बनता है एट कॉस्ट और दूसरा बनता है एट सेलिंग प्राइस। अभी आपको हम सिखाएंगे सबसे पहले किस पे, एट कॉस्ट पे। HP ट्रेडिंग अकाउंट अगर एच कॉस्ट पे बनता है तो क्या होता है, देखिए आपने भी देखा है कि मैंने क्या कहा था, किसके बुक में हम काम करेंगे, इन द बुक ऑफ हायर वेंडर। हायर वेंडर की बात करेंगे हम, और हायर वेंडर क्या बनाएगा, HP ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा। हायर वेंडर बनाएगा HP ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, और क्या फॉर्मेट है सर उसका, देखिए थोड़ा सा। मेरे पास ऑप्शन है तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, अदरवाइज जरूरी नहीं कि इतना सजा के काम किया जाए। आप एग्जामिनेशन में जब करेंगे तो प्रॉपरली करेंगे। मेरे लिए इतना प्रॉपर करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी ऑप्शन है तो मैं कर देता हूँ। ठीक है जी, HP ट्रेडिंग अकाउंट। जैसा जानते हैं कि यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग सबसे पहले, पर्टिकुलर्स। यहाँ पे क्या लिखते हैं, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, यहाँ पे क्या अमाउंट। अब एक एक करके बात कीजिए इसमें क्या क्या आता है। देखिए HP ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाएंगे तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, लेकिन मैं एक चीज़ थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ, फिर ये बनाऊंगा, देखना। ये मान लीजिए ये जो लाइन है ना, इस लाइन को समझ लीजिए, ये HP सेल्स है, हायर परचेज सेल्स है। इसमें इतना क्या मान लीजिए, ये कैश रिसीव्ड है। आप जानते हैं जब SP सेल्स होता है तो कुछ पोर्शंस क्या होते हैं, कैश रिसीव हो चुके होते हैं। और ये वाला अमाउंट मान लीजिए, ये जो बीच में दिख रहा है आपको, ये फर्स्ट पॉइंट हुआ ये, और सेकंड ये, इसको मान लीजिए आप HP इंस्टॉलमेंट ड्यू। क्या ये इंस्टॉलमेंट ड्यू। और ये थर्ड पोर्शन जो इसका है, इसको मानिए इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू। पहले इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप हायर परचेज पे कुछ सामान परचेज करते हैं, देखो मैं इसको समझाने में जितना भी टाइम लगे लगा सकता हूँ, लेकिन इसको समझना पहले जरूरी है। अगर ये बात नहीं समझ पाए तो आप कर ही नहीं पाएंगे सवाल। जब भी कोई सामान मैं हायर परचेज में परचेज करता हूँ, मान लीजिए मैं 1 लाख रुपए का सामान परचेज कर रहा हूँ हायर परचेज पे, या वेंडर ने HP सेल्स किया 1 लाख रुपए का, तो निश्चित रूप से जिसको सेल किया है उससे उसको मान लो कि 40,000 रुपया उसको मिल चुका है। तो 40,000 क्या हो गया, कैश रिसिप्ट। और 20,000 का मान लो इंस्टॉलमेंट ड्यू हो चुका है, और 40,000 अभी ड्यू ही नहीं हुआ है। मान गए, यस सर, ऑफ कोर्स मान गए। 40,000 पैसे जो रिसीव हो गए उसका भी दो हिस्सा कर सकते हो तुम समझने के लिए। एक तो डाउन पेमेंट रहा होगा और दूसरा क्या रहा होगा, दूसरा सर इंस्टॉलमेंट्स रहा होगा। अगर मान लो 40,000 में आपने क्या किया,
10,000 रुपया क्या दिया है, डाउन पेमेंट दिया है, तो 30,000 रुपया अभी तक क्या पे किया आपने, इंस्टॉलमेंट्स पे किया है। ऐसा हो सकता है ना। तो जो इंस्टॉलमेंट ड्यू होता है वही इंस्टॉलमेंट बाद में क्या हो जाता है, पेड में कन्वर्ट कर जाता है। पक्की बात। यस सर। जो नॉट ड्यू होता है वो किस में कन्वर्ट करता है, ड्यू में कन्वर्ट करता है। आज जो इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू है, जिसका पेमेंट करने का टाइम अभी नहीं आया है, अब एग्जांपल समझ लो, मान लो कि अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, सपोज करो, तो अक्टूबर में जो दिसंबर के इंस्टॉलमेंट्स हैं वो तो अक्टूबर में ड्यू नहीं होंगे, लेकिन जब टाइम बीतते बीतते अक्टूबर से दिसंबर आ जाएगा तो दिसंबर के इंस्टॉलमेंट्स भी क्या होने लगेंगे, ड्यू। ड्यू से फिर क्या होंगे, वो रिसीव। फिर ये सिलसिला चलता रहेगा। मतलब नॉट ड्यू का कन्वर्जन किस में होगा, ड्यू में, और ड्यू का कन्वर्जन किस में होगा, रिसीव में। तो इस प्रकार एक दिन क्या होगा कि ये 40,000 सारा का सारा नॉट ड्यू किस में कन्वर्ट कर चुका होगा, ड्यू में, और सारा का सारा ड्यू किस में कन्वर्ट कर जाएगा, रिसीव्ड में। मतलब मान लो कि मैं ही एक कस्टमर हूँ, मैंने 1,00,000 का सामान परचेज किया, धीरे धीरे करके मैंने सारा 1,00,000 पे कर दिया, मान गए। तो जब मेरे सारे 1,00,000 पेमेंट हो गए तो मुझे अल्टीमेटली हायर वेंडर से अब क्या मिलेगा, नो ड्यूज सर्टिफिकेट मिलेगा। हाँ यार आपकी सारी पेमेंट आ चुकी है, मान गए। यहाँ तक की बात समझनी है। लेकिन एक बात और भी है कि क्या सर ये चीज़ इतना ही आसानी से होता जितना आसानी से आपने समझाया है, नहीं, कभी कभार ऐसा भी होता है। नॉट ड्यू ड्यू में कन्वर्ट तो कर जाता है, बट ड्यू क्या हुआ है, कैश में कन्वर्ट नहीं हुआ है। ड्यू कैश में कन्वर्ट नहीं हुआ। मतलब क्या कहानी हो गई सर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ग्रीन देखना, इंस्टॉलमेंट ड्यू बट नॉट पेड, इंस्टॉलमेंट ड्यू बट नॉट पेड। ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है। जैसे मान लीजिए कि अभी तक का मैं सिचुएशन समझाता हूँ, इसको हटा देता हूँ यहाँ से। देखिए ये सिचुएशन देखिए आपके सामने में है। अभी तक क्या पोजीशन आपको दिख रहा है, ये जो कस्टमर है इसकी सेल्स थी 1,00,000 रुपए की, इसने 40,000 की पेमेंट कर दी है, 40,000 की पेमेंट आ गई है, 20,000 ड्यू है और 40,000 नॉट ड्यू है। बहुत अच्छी बात है सर। लेकिन जो 20,000 ड्यू है उसकी पेमेंट नहीं हो पा रही है। इंस्टॉलमेंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड कितना हो गया, मान लो 20,000, इसकी पेमेंट नहीं हो पा रही है, इसकी पेमेंट नहीं हो पा रही है। अगर मान लो टाइम भी फेल कर गया, ज़्यादा टाइम निकल गया, फिर भी पेमेंट नहीं कर पाए, तो उसको बोलते हैं ओवर ड्यू। क्या बोलते हैं उसको, ओवर ड्यू। क्वेश्चन में यही वर्ड लिखा होगा, इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू, कस्टमर नॉट पेड। क्या लिखा रहेगा, देखना सेंटेंस यही लिखा रहेगा आपको, इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू, कस्टमर नॉट पेड। लिखा होगा इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू, ठीक है ना, कस्टमर नॉट पेड। इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू हो गया है लेकिन कस्टमर ने पेमेंट नहीं किया है। तो बताइए हायर वेंडर अब क्या करेगा, क्या इस पेमेंट का इंतज़ार करता रहेगा? भाई इंतज़ार करने का भी, वेट करने का भी टाइम निकल गया है, ओवर ड्यू हो चुका है, अब इंतज़ार नहीं किया जा सकता है। तो अब क्या किया जा सकता है सर, अब इसको जो हायर वेंडर है इसको रीपोजेस्ट करेगा। क्या करेगा, रीपोजेस्ट। इसको क्या बोलते हैं, गुड्स रीपोजेस्ट। हायर वेंडर क्या करेगा, गुड्स रीपोजेस्ट। हायर वेंडर के लिए क्या हो गया, गुड्स रिपोजेस्ट हो गया, और हायर परचेजर के लिए एसेट रिपोजेस्ट हो गया। बात एक ही है, हायर वेंडर ने गुड्स को रिपोजेस्ट कर लिया। क्यों रिपोजेस्ट कर लिया, क्योंकि हायर परचेजर के पास अब इतने पैसे ही नहीं है, उसकी टेंडेंसी नहीं, उसकी नियत ही नहीं है, अब वो दे ही नहीं पा रहा है। तो अल्टीमेटली हायर वेंडर के पास ऑप्शन था, उसने गुड्स को क्या किया, टेक ओवर कर लिया। यस सर। जब गुड्स रिपोजेस हो गया तो अब बताइए रिपोजेस होने के बाद क्या होगा, क्या ये 40,000 रुपीज़ हायर पर वेंडर हायर परचेजर को वापस कर देगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, भाई इतने साल जो गुड्स आपने यूज़ किए हैं वो भी तो किए, तो जो इंस्टॉलमेंट आपने दे दिया वो वापस नहीं होंगे। इस 20,000 का क्या होगा, क्या हायर परचेजर 20,000 देगा?
अगर हायर परचेजर 20,000 दे दिया होता तो गुड्स रिपोजेस्ट ही क्यों होता? यस सर। तो क्या हायर परचेजर 40,000 देगा? कैसे दे सकता है? जो इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गया है वो दे ही नहीं पा रहा है। जो इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गया है वो दे ही नहीं पा रहा है, और जो इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू होगा उसकी देने की बात कहाँ से आती है? इसका मतलब है कि हायर परचेजर ना तो ये पे करेगा और ना ये पे करेगा। इसका मतलब साफ है कि गुड्स रिपोजिस्ट के दो एलिमेंट हो जाएंगे, दो पार्ट इसमें हो जाएंगे। कौन कौन से? एक हो जाएंगे इंस्टॉलमेंट ड्यू नॉट पेड, और दूसरा क्या हो जाएगा? इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू कितना? ये हो गया 20,000। मैंने कहा ना कि मैं अगर ये जो कहानी बता रहा हूँ आपको, अगर ये कहानी आप समझ गए तो ये इस टॉपिक की कमजोरी है, इसी को समझने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है। ये बात अगर समझ गए तो फिर तो कोई भी सवाल कभी भी कहीं भी करा लो आपसे, आप खुद कर लोगे। ऑफ कोर्स सर। तो ये इंस्टॉलमेंट ड्यू बट नॉट पेड, और ये क्या हो गया? इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू। अगर दोनों को प्लस कर दिया तो कितना अमाउंट बन जाता है? ये बन जाता है ₹60,000। दोनों को प्लस कर दो तो ये बनता है ₹60,000। यस सर। इसका मतलब है सर कि जब हायर वेंडर के पास ये सामान आएगा, तो हायर वेंडर एक अकाउंट बनाएगा, उसका नाम क्या रखेगा? वो गुड्स रिपोजिस्ट अकाउंट। ध्यान समझना, एक अकाउंट बनाएगा, उसका नाम क्या रखेगा? गुड्स रिपोजिस्ट अकाउंट। यस सर। और गुड्स रिपोजिस्ट अकाउंट में क्या लिखेगा? वो लिखेगा टू इंस्टॉलमेंट ड्यू अकाउंट, और क्या लिखेगा? टू इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू अकाउंट। देखो, जितनी बातें आप समझ पा रहे हो समझ लो। ये अकाउंट तो हम दोबारा बनाने वाले हैं, अभी फिर से क्वेश्चंस करेंगे, फिर बनाएंगे। इंस्टॉलमेंट ड्यू में कितना लिखेगा? वो 20,000। इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू में कितना लिखेगा? 40,000। ये दोनों मिला के कितना हो गया? 60,000। लेकिन जब वो गुड्स को घर लेकर के आएगा तो उस गुड्स की वो अपने तरीके से वैल्यूएशन भी करेगा, नहीं करेगा? ऑफ कोर्स करेगा। जरूरी नहीं है कि ये 60,000 इसकी वैल्यू होगी। वो कहेगा, हायर वेंडर कहेगा, भाई ये 20 एंड 40,000 प्लस 60 दोनों मिला के 60,000 तो इसलिए हो रहा है क्योंकि 20,000 उससे लेने थे और 40,000 तो उससे बाद में लेने थे। 20 तो ड्यू हो गए थे, 40 नॉट ड्यू थे, दोनों मिला के 60,000 हुआ। लेकिन जरूरी नहीं है कि आज उस गुड्स की वैल्यू क्या हो? 60,000 ही हो। उसकी वैल्यू क्या हो सकती है? कुछ कम भी हो सकती है, ज़्यादा होने का सवाल नहीं है क्योंकि सेकेंड हैंड गुड्स हो गया है तो कुछ कम ही होगा। तो क्या हो सकता है सर? कुछ भी मान लो अभी तत्काल। वो क्या होगा? बाय बैलेंस सीडी। मैं कह रहा हूँ ज़्यादा होने का सवाल नहीं है, लेकिन ज़्यादा कभी कभार दे देता है सवाल में तो मानना पड़ेगा उस बात को। अब ये 60,000 है, मान लीजिए इसकी वैल्यूएशन आपने करी कितनी? 50,000। इसकी वैल्यूएशन करी कितनी आपने? 50,000। 60,000 उसके डेबिट साइड में दिख रहा है और क्रेडिट साइड में उसकी वैल्यूएशन 50,000 हुई है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? लॉस हो गया। लॉस को कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं अभी आपको नहीं पता चलेगा, बस अभी आप लिख लीजिए HP एडजस्टमेंट अकाउंट में। अगर आपने ब्रांच पढ़ रखी है तो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं पढ़ी है तो अभी ये मान लीजिए कि मैंने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया? HP एडजस्टमेंट में। अभी मानने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके बारे में खुल के बात करेंगे जब आपको कौन सा चीज़ सिखाएंगे? इसका दूसरा मेथड सिखाएंगे। कौन सा सर? स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। जब ये सिखाएंगे ना स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, तो आपको बताएंगे कि HP एडजस्टमेंट अकाउंट क्या होता है। अभी मान लीजिए आप, तो कितने का लॉस हुआ है? 10,000 का लॉस हुआ है, और 10,000 की लॉस को आपने कहाँ ट्रांसफ़र कर दी? HP एडजस्टमेंट अकाउंट में। यस सर। सर आपने कहाँ से शुरुआत करी थी और कहाँ तक बात पहुँचा दी है? एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। आइए देखिए, मैंने बात यहाँ से शुरू करी थी, फास्टली बताता हूँ। 1,00,000 रुपये का मान लिया मैंने, हायर वेंडर ने गुड सेल किया है किसी परचेजर को, उस परचेजर ने 40,000 की कैश पे कर दी है। 20,000 ड्यू हो गया है लेकिन उसने पेमेंट नहीं किया है। 40,000 नॉट ड्यू है और पेमेंट नहीं किया है।
नॉट ड्यू की पेमेंट कहाँ से कर लेगा? और मान लो 20,000 की पेमेंट कर ही नहीं पाएगा, तो नहीं करने की स्थिति में क्या होगा? ओवर ड्यू हो जाएगा। ओवर ड्यू की सिचुएशन में क्या होगा? गुड्स रिपोजिस्ट हो जाएगा। जब गुड्स रिपोजिस्ट हो जाएगा तो कस्टमर के अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा। हायर वेंडर इस कस्टमर के अकाउंट को क्या करेगा? क्लोज कर देगा कि भाई अब इससे तो कुछ आना नहीं है, इसको क्लोज कर दो, और अपने बुक में एक नया अकाउंट खोल लेगा। कौन सा अकाउंट? गुड्स रिपोजिस्ट अकाउंट। और यहाँ क्या लिखेगा? टू इंस्टॉलमेंट ड्यू, टू इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू। ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। गुड्स रिपोजिस्ट इज अ काइंड ऑफ एसेट। तो एसेट में आपका क्या है? डेबिट साइड होता है, उसकी एंट्री पहले डेबिट साइड पास होगी। ये 60,000 का हो गया। 50,000 की आपने वैल्यूएशन करी है, ये वैल्यूएशन सवाल में दे रखा होगा, चिंता मत करना। 50,000 की वैल्यूएशन आपने करी है, वैल्यूएशन करने के बाद 50,000 आया तो 10,000 का क्या हो गया? आपको नुकसान हो गया। तो नुकसान कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? HP एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। यस सर, यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई है? तो पहले यहाँ तक लिख लीजिए। हम आपको आधा मिनट का वक्त देते हैं, आप थोड़ा सा सुनिए, क्योंकि मैं ब्रीथलेसली बोलता हूँ, हो सकता है कि कुछ ज़्यादा फास्ट हो गया हो, तो पहले सुन लीजिए। आप इसको पहले लिख लीजिए यहाँ तक, फिर आगे की बात करेंगे। थोड़ा सा दिमाग अस्थिर कर लीजिए, फिर इससे आगे चलेंगे हम लोग। ठीक है जी बच्चों, आपको काफ़ी डिफ़िकल्ट पॉइंट सिखा रहे थे तो मैंने ब्रेक दे दिया, आपने ब्रेक लिया होगा। यस सर। और अब आइए, इसको अगर लिख लिया होगा आपने तो फिर इसको आगे लेके चलते हैं। अब यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई है? यस सर, यहाँ तक की बातें तो 100% क्लियर हो गई है। अब रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर रिवीजन करना होगा तो आप खुद से इसको रिवाइज़ दोबारा से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, मैं एक लाइन फिर से ड्रॉ करता हूँ फाइनली, जो मैं सिखा चुका हूँ, लेकिन एक बार मेरी आदत है कि मैं रिवाइज़, मेरी प्रॉब्लम है, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे डाउट लगता है कहीं बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मुझे किसी न किसी बहाने से रिवीजन करना पड़ता है। तो एक बार मैं एक लाइन फिर से ड्रॉ करता हूँ। ये लाइन कौन सी लाइन दिया मैंने इसको? ये है HP सेल्स अकाउंट। कितने हिस्से में बांटेंगे इस लाइन को हम? 3 हिस्से में। इसका नाम क्या देंगे? CR, मतलब व्हाट? कैश रिसीव्ड। इसका नाम क्या देंगे? ड्यू। इसका नाम क्या देंगे? नॉट ड्यू। सर दोबारा से क्यों बताया? वजह कुछ है। जो ड्यू होते हैं ना, उसको बोलते हैं HP डेटर्स अकाउंट। भाई ड्यू हो गया है, पेमेंट नहीं आया, तो क्या बोल सकते हैं इसको? डेटर्स। HP डेटर्स अकाउंट भी इसका नाम कह सकते हैं, या इसका नाम इंस्टॉलमेंट ड्यू अकाउंट भी कह सकते हैं। जो नॉट ड्यू है उसको क्या कहेंगे सर? जो नॉट ड्यू है उसको कहेंगे HP स्टॉक अकाउंट। नॉट ड्यू का मतलब होता है हम
हायर वेंडर का स्टॉक अभी किसके पास है? हायर वेंडर का स्टॉक हायर परचेजर के पास है, लेकिन अभी हायर परचेजर ने उसकी पेमेंट करनी ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया? एचपी स्टॉक हो गया ये। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू अकाउंट। ठीक है ना, इसको इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू अकाउंट भी कह सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। एचपी डेटर्स अकाउंट या इंस्टॉलमेंट ड्यू अकाउंट, एचपी स्टॉक अकाउंट या इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू अकाउंट। कैश रिसीव तो कैश रिसीव है, ये तो कैश ही है, इसकी बात ही छोड़ दो। यस सर। एक लाइन और ड्रॉ करेंगे और इसका नाम जानते हो क्या रखते हैं? इसका नाम रखते हैं हम गुड्स रिपोजिस्ट अकाउंट। अब बताओ गुड्स रिपोजिस्ट अकाउंट को कितने हिस्से में बांट सकते हैं हम? गुड्स रिपोजिस्ट को भी हम 3 हिस्से में बांट सकते हैं। एक हिस्सा ऐसा होगा जो वो बंदा पेमेंट कर रखा होगा पहले से ही, पहले ही पेमेंट कर दिया होगा, और एक पार्ट ऐसा होगा जो ड्यू हुआ होगा लेकिन पेमेंट रिसीव नहीं हुआ, नॉट रिसीव्ड। दूसरा पार्ट क्या होगा? नॉट ड्यू। नॉट ड्यू है और कभी ड्यू होगा भी नहीं। नॉट ड्यू है, आई विल नेवर बी ड्यू, ये भी मैं कहीं लिख देता हूं। क्यों सर विल नेवर बी ड्यू क्यों होगा? क्योंकि जब गुड्स मैंने उससे वापस ले लिया है तो आगे अब कौन सी पॉसिबिलिटी है कि वो ड्यू होगा? आगे ड्यू होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, ये कभी ड्यू नहीं होगा। यस सर। तो सर इस लाइन में और इस लाइन में क्या फ़र्क है? ये जो लाइन दिख रहा है इसमें और इस लाइन में क्या फ़र्क है? फ़र्क है, ये लाइन हायर वेंडर का ओवरऑल सेल्स दिखाता है, ये ओवरऑल सेल्स दिखाता है, ओवरऑल सेल्स दिखाता है। जैसे मान लो एग्जांपल ले लेता हूँ कि मान लो बिजनेस ने अभी तक कैश रिसीव कितना किया? 10 लाख रुपए का किया। पिछला वाला लाइन से इसको कंपेयर मत करना, ये अलग लाइन है। 10 लाख का कैश रिसीव किया है, अभी कितना ड्यू हुआ है? 1 लाख का ड्यू हुआ है, अभी ड्यू हो गया 1 लाख का। और नॉट ड्यू कितने का भी है? अभी नॉट ड्यू मान लो 5 लाख का है। ये ओवरऑल है, क्योंकि किसी भी हायर वेंडर के पास कोई एक कस्टमर नहीं होता है, सैकड़ों कस्टमर्स होते हैं, तो ये सारे कस्टमर का टोटल हिसाब किताब है। लेकिन गुड्स रिपोजिस्ट क्या है? उसमें से किसी एक कस्टमर का हिसाब किताब है या किसी 2 कस्टमर का हिसाब किताब है, सबके नहीं हो सकते, क्योंकि सबके गुड्स रिपोजिस्ट नहीं हो जाते हैं। 100 लोगों को सामान आपने बेचा है तो उसमें से 2-3 लोगों को क्या होगा? गुड्स रिपोजिस्ट होगा। मानते नहीं मानते हो? टेढ़ा टॉपिक है, ध्यान देना इस बात को। मान लो कि ये 100 कस्टमर का हिसाब किताब है, इसमें से 2 कस्टमर्स क्या हो गए? रिपोजिस्ट हो गए। तो ये किसका हिसाब किताब है? 2 कस्टमर का। गुड्स रिपोजिट सिर्फ 2 कस्टमर्स के हैं। तो मान लो कि गुड्स रिपोजिट जिसका हुआ है उसने 50,000 पेमेंट कर रखा है, सपोज करो। उसकी आज की ड्यू मान लो कितनी है? 10,000 की है। आज की ड्यू इसकी 10,000 की है और उसकी नॉट ड्यू कितनी की है? 20,000 की है। कुछ वजह है जो मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं, कुछ वजह है जो मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं। क्या वजह सर है? ध्यान देना, ये जो ड्यू है और रिसीव नहीं हुआ है, और ये जो नॉट ड्यू है और कभी रिसीव नहीं होगा, ये ड्यू भी अल्टीमेटली किसका पार्ट होगा? ये 1 लाख का पार्ट होगा, क्योंकि पहले यहां पे ड्यू हुआ होगा इस 1 लाख पे, और बाद में पता चला होगा कि मुझे ये पैसा अब नहीं मिलने वाला है। तो अगर मैं फाइनली देखूं तो आपका ड्यू कितना बचेगा? सर 1 लाख की टोटल ड्यू थी, उसमें से कितना माइनस हो जाएगा? 10,000। तो फाइनल ड्यू मेरे पास क्या बचेगा? फाइनल ड्यू जिससे अभी भी होप है पैसा मिलने का, वो बचेगा 90,000। क्यों सर? क्योंकि मेरे पास टोटल ड्यू कितने थे? 1 लाख। मेरे पास टोटल ड्यू कितने थे? 1 लाख। मेरे पास टोटल ड्यू कितने थे? 1 लाख। उसमें से कौन से ड्यू अब रिपोजिस्ट हो चुके हैं? 10,000। तो अभी भी जिससे पैसा मिलने का उम्मीद है वो कितना है? 90,000 है। यस सर। सिमिलरली नॉट ड्यू टोटल कितना है? नॉट ड्यू टोटल है 5 लाख। उसमें से जिनकी मिलने की अब कोई उम्मीद नहीं है वो कितना है? 20,000। तो ये कितना बच जाएगा? 4,80,000।
ये हिसाब किताब आपको क्यों सिखाया पता है? क्योंकि अगर मुझे HP डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा या HP स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ेगा, मैंने कहा ना HP डेटर्स किसको बोलते हैं? इंस्टॉलमेंट ड्यू अकाउंट को। HP स्टॉक किसके बोलते हैं? इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू अकाउंट को। अगर मुझे HP डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा मतलब मुझे पूरे डेटर्स के हिसाब किताब करने पड़ेंगे, तो उस हिसाब किताब में से क्या करना पड़ेगा? ये 10,000 माइनस करना पड़ेगा, जो पैसे अब मिलने का कोई उम्मीद नहीं बचा है। मान गए? यस सर। और जो स्टॉक अकाउंट होगा उसमें से 20,000 माइनस करना पड़ेगा, जिसके मिलने का कोई उम्मीद नहीं बचा है। मान गए? तो क्या सर इसका मतलब है कि क्या मुझे आगे चल करके HP स्टॉक अकाउंट भी बनाना पड़ेगा? क्या आगे चल करके HP डेटर्स अकाउंट भी बनाना पड़ेगा? यस बच्चों, ये अकाउंट भी आपको बनाना पड़ेगा। चलिए अब वापस दोबारा मुड़ते हैं कि हमने स्टार्ट कहाँ से करी थी। हमने स्टार्ट करी थी इस मेथड से कि मुझे क्या बनाना था? HP ट्रेडिंग अकाउंट बनाना था। और हम HP ट्रेडिंग अकाउंट बनाना तो भूल ही गए, और बात को कहाँ तक लेके गए? आप सर कहाँ लेके चले गए? HP सेल्स का एग्जाम्पल दिया, उसको 3 टुकड़े में बांट दिया, कैश रिसीव्ड, इंस्टॉलमेंट ड्यू, इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू में। अच्छा ये नॉट ड्यू है ना, ये मैं अच्छा क्या वापस मुड़ गया, ये नॉट ड्यू है। 3 टुकड़े में बांट दिया। उसके बाद फिर मैंने क्या किया? गुड्स रिपोजिस्ट किया। गुड्स रिपोजिस्ट किया तो गुड्स रिपोजिस्ट अकाउंट छोटा सा मैंने सिखा दिया, फिर बताऊंगा इसके बारे में भी। ये जितनी बातें हैं अभी आने वाले 2-3 क्लासेस तक ये रिपीट होती रहेगी, चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है। 80% समझ गए तो बहुत अच्छी बात, 60% समझ गए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 50% समझ गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अभी जब न्यूमेरिकल्स करवाएंगे फिर देखना ये अपने आप क्या होगा, एक सीमेंटिंग लेयर आपके ऊपर दे देगा, पूरी तरह से दिमाग में सेट हो जाएगी कहानी है, डोंट वरी एट ऑल। फिर मैंने क्या किया? एक HP सेल्स की दूसरी एग्जाम्पल ली थी, 10 लाख की, 1 लाख की और 5 लाख की। फिर मैंने गुड्स रिपोजिट को 3 टुकड़े मार दिया, जो कैश रिसीव हो चुका है, जो ड्यू हो चुका है और जो नॉट ड्यू हो चुका है। और नॉट ड्यू वाला तो कभी नहीं पैसा मिलेगा, और जो ड्यू हो चुका उसका पैसा भी कभी नहीं मिलने वाला है। फिर मैंने कहा कि टोटल डेटर्स जो होंगे उसमें से ये माइनस हो जाएंगे, टोटल स्टॉक में से ये माइनस हो जाएंगे। फिर मैंने कहा कि स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ सकता है और डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ सकता है। सर बनाना नहीं भी पड़ सकता है क्या? ऐसा नहीं होगा, बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन मैं फिर अब मुड़ के वापस कहाँ जा रहा हूँ? जहाँ से मैंने ये कहानी की स्टार्टिंग करी थी, और वो कहानी क्या थी? सर HP ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है बच्चों, अब देखना जब मैं HP ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट सिखाऊंगा ना, तब आपको लगेगा कि मैंने ये सब बातें क्यों सिखाई है आपको। देखिए HP ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले यहाँ पे आता है इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू अकाउंट। इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू अकाउंट। इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू अकाउंट का दूसरा नाम क्या है? आप जानते हैं इसको क्या बोलते हैं? इसको और बोलते हैं HP स्टॉक अकाउंट, या इसको और भी बोल सकते हैं स्टॉक आउट ऑन हायर भी बोलते हैं इसको। बुक में कुछ भी दिख सकता है आपको, स्टॉक आउट ऑन हायर मतलब आपके स्टॉक है जो आपसे बाहर है और कहाँ गए हुए हैं? हायर परचेज में गए हुए हैं। ठीक है जी, ये 3 नाम इसके हो गए। ये सब आपने लिख लिया होगा तो मुझे ये सब चीज़ को हटाना पड़ सकता है यहाँ से, या मैं एक काम करता हूँ बच्चों यार, यहाँ पे स्पेस की कमी हो जाएगी तो मैं ट्रेडिंग अकाउंट आपको आगे दिखाता हूँ। ठीक है जी, यहाँ से इसको हटा देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके क्लास में जो मैंने नोट्स यहाँ बनाया है ये मुझे रिप्लेस करना पड़े। ये नोट्स है तो रहने दीजिए इसको, कभी आगे भी जरूरत पड़ सकता है। मैं HP ट्रेडिंग अकाउंट आपको नीचे दिखाता हूँ। अब देखिए HP ट्रेडिंग अकाउंट, अब मैं ज़्यादा लाइन ड्रॉ करने में टाइम नहीं लगाऊंगा, सीधे तरीके से फॉर्मेट बताता हूँ। देखिए वैसे भी मेरा लाइन काफ़ी स्ट्रेट है,
ज़रूरत क्या उस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने का। मैंने क्या कहा, सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू अकाउंट। इसका दूसरा नाम क्या है, इसको बोलते हैं HP स्टॉक अकाउंट। और इसका तीसरा नाम क्या है, इसका तीसरा नाम है स्टॉक आउट ऑन हायर अकाउंट। और ये तीनों एक ही नाम है, कोई भी चीज़ लिख सकते हैं, लेकिन याद है आपको मैं HP ट्रेडिंग अकाउंट भी किस पे बना रहा हूँ, एट कॉस्ट पे बना रहा हूँ। जब मैं HP ट्रेडिंग अकाउंट एट कॉस्ट पे बना रहा हूँ तो बताइए बच्चों कि यहाँ पे इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू, HP स्टॉक और स्टॉक आउट ऑन हायर, इसको मुझे किस प्राइस पे दिखाना पड़ेगा, एट कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस पे दिखाना पड़ेगा। अगर ये इनवॉइस प्राइस पे होगा, अगर ये सेलिंग प्राइस पे होगा, तो उसमें से प्रॉफिट मार्जिन क्या कर देंगे, माइनस करके और फिर इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करेंगे। और कॉस्ट प्राइस में ही दिखाएंगे क्योंकि मैंने अभी क्या कहा है, HP ट्रेडिंग अकाउंट को मैं किस पे दिखा रहा हूँ, कॉस्ट पे दिखा रहा हूँ। यस सर, ये बात तो आपने सही करी अभी तक, आगे बढ़ते हैं। यस, ये कौन सी बैलेंस थी सर, ये सभी बीडी था, इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू, यहाँ बीडी लिख सकते हैं, यहाँ भी बीडी लिख सकते हैं, यहाँ भी बीडी लिख सकते हैं। बीडी मतलब ये ओपनिंग बैलेंस। इसके बाद यहाँ लिखेंगे इंस्टॉलमेंट ड्यू अकाउंट। इंस्टॉलमेंट ड्यू अकाउंट को क्या बोलते हैं सर, और इसका नाम है HP डेटर्स अकाउंट। इसका कोई तीसरा नाम नहीं है। जो भी इसके अमाउंट होंगे यहाँ पे लिखेंगे, इसको कॉस्ट प्राइस पे कन्वर्ट करने की ज़रूरत मत करना, गलती मत करना। कॉस्ट प्राइस पे हम स्टॉक को कन्वर्ट करते हैं, डेटर्स को कन्वर्ट नहीं करते हैं। ये जिस प्राइस पे उसी प्राइस पे रहेगा, ठीक है सर। जैसे ये इसकी बीडी थी, ये भी क्या है, ये भी बीडी है, ये भी इसकी ओपनिंग बैलेंस है, ब्रॉड डाउन है। सीधे तरीके से कहूँ तो HP स्टॉक की ओपनिंग बैलेंस और HP डेटर्स की ओपनिंग बैलेंस से आप शुरुआत करेंगे। जब ओपनिंग बैलेंस आपने यहाँ लिखा है तो अंडरस्टूड है कि क्लोजिंग बैलेंस कहाँ लिखेंगे, सर कहने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू अकाउंट। अब स्टॉक अकाउंट मैं लिखता नहीं, आप जानते हैं इस बात को। और क्या लिखेंगे, बाय इंस्टॉलमेंट ड्यू अकाउंट। ये किस प्राइस पे लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस नहीं होगा तो क्या करेंगे सर, कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट मार्जिन। यस सर, यहाँ तक की बातें तो क्लियर हो चुकी है। अब क्या करने वाले हैं, अब देखिए ये ओपनिंग बैलेंस थे और ये क्लोजिंग बैलेंस आ गए। अब इस साल भी क्या हो सकता है, कुछ नए गुड्स भी क्या हो सकते हैं, सेल हो सकते हैं। किस में, हायर परचेज के सिस्टम में सेल हो सकते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन HP, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन HP। या कहीं कहीं क्या लिखा होता है, देखना मैं ऑब्लिक लिखता हूँ यहाँ पे, कहीं कहीं लिखा होता है HP सेल्स अकाउंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन HP, या क्या कहते हैं HP सेल्स अकाउंट। लेकिन जो भी होगा यहाँ तो नाम से ही क्लियर है कि ये कॉस्ट में है। अगर HP सेल्स भी होगा तो उसको कौन सी प्राइस पे करोगे, कॉस्ट प्राइस पे करोगे। और कॉस्ट प्राइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको पता है कैसे, जो उसकी सेल वैल्यू है माइनस क्या कर देंगे, प्रॉफिट मार्जिन। इसको क्यों चेंज किया, क्योंकि ये गुड्स है। जब मैंने गुड्स हायर परचेज में बेचा है तो प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके बेचा होगा, तो प्रॉफिट मार्जिन को माइनस कर देंगे, ठीक है ना, राइट सर। क्योंकि अभी क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट अभी किस पे बना रहे हैं, हम कॉस्ट पे बना रहे हैं। इसके बाद सर क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे HP एक्सपेंस अकाउंट। भाई बिजनेस होता है तो कुछ खर्चे भी होते हैं जो इस HP से रिलेटेड होंगे। कोई भी खर्चा हो सकता है, एक्स बजट मुझे नहीं पता है, सवाल में दे रखा होगा आपको HP एक्सपेंस अकाउंट। इतना सब कुछ करने के बाद क्या होगा,
आपको पैसे मिलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, बाय बैंक या बाय कैश अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। इसमें क्या क्या हो सकता है, मैंने पहले भी कहा, आपको समझा रखा है सब कुछ। इसमें हो सकता है इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड प्लस क्या हो सकता है, डाउन पेमेंट। इसमें इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड प्लस डाउन पेमेंट हो सकता है, इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड प्लस डाउन पेमेंट हो सकता है, इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड प्लस डाउन पेमेंट हो सकता है। मान गए बात को, यस सर। इसमें ये हो सकता है बाय बैंक, बाय कैश, इंस्टॉलमेंट रिसीव प्लस डाउन पेमेंट। अब बात आती है कि सर अगर कुछ लोगों ने पैसा नहीं दिया तो, इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गए और पैसा नहीं दिया, तो इसीलिए मैंने पूरी कहानी आपके सामने रखी थी कि जब इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गए और पैसा नहीं दिया तो नॉट ड्यू का पैसा भी नहीं देगा, और दोनों मिला के 30,000 हो गया है, ठीक है ना, नहीं इससे पहले था ना कुछ, हाँ ये था, ये दोनों मिला के 60,000 हो गया है। तो फिर मैंने क्या किया था, उसकी वैल्यूएशन करी थी, कितनी वैल्यूएशन करी थी, 50,000। तो ऑफकोर्स अगर पैसा नहीं मिलेगा तो गुड्स क्या होगा, रिपोजेस होगा, और रिपोजेस होने के बाद क्या होगा, उसकी वैल्यूएशन होगी। तो जो वैल्यूएशन होगा उसको यहाँ लिखेंगे गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट, और कौन सी अमाउंट यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वैल्यूड अमाउंट। आज जो उसकी वैल्यू है वो अमाउंट लिखेंगे, मेरे पास जो रिटर्न आया है गुड्स उसकी आज जो वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पे लिखने वाले हैं। और आज कौन सी वैल्यू है, जो हमने उसको वैल्यू करा है, हमने मतलब हायर वेंडर ने। जब भी गुड्स रिपोजेस्ट होगा तो लास्टली हायर वेंडर उसकी वैल्यूएशन करेगा, और जो वैल्यूड अमाउंट होगा उसको यहाँ पे दिखाएगा। मान गए सर, ऑफ कोर्स मान गए आप। अब देखिए क्या हो गया, इसके बाद कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसको आप प्लस कीजिए, ये टोटल यहाँ हो जाएंगे, इसको भी आप प्लस करिए। भगवान ऐसा करे कि आपका ये साइड ज़्यादा आ जाए, क्रेडिट साइड, क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा होने से क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपके पास बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। मान गए, आइए एक बार फिर से देखिए क्या क्या मैंने कहा है, एकदम मेरे साथ समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ गए तो याद कर लीजिए, 2-4 क्वेश्चन करते करते ना अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। सर ये एचपी ट्रेडिंग अकाउंट है, सबसे पहले क्या किया, इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू ओपनिंग बैलेंस, इंस्टॉलमेंट ड्यू ओपनिंग बैलेंस, इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू क्लोजिंग बैलेंस, इंस्टॉलमेंट ड्यू क्लोजिंग बैलेंस। उसके बाद गुड्स सोल्ड ऑन एचपी या फिर एचपी सेल्स अकाउंट, किस प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस पे। उसके बाद एचपी एक्सपेंस अकाउंट, यस सर, ऑफ कोर्स एक्सपेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट ही होता है। उसके बाद ये क्या हो गया, यहाँ हो गया पैसा मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं मिला तो रिपोजिस्ट होगा, और रिपोजिस्ट होगा तो कौन सी अमाउंट लेंगे, वैल्यूड अमाउंट लेंगे। और उसके बाद फिर हम क्रेडिट साइड को प्लस करेंगे, उसमें से डेबिट साइड को माइनस करेंगे, जो डिफरेंस आया वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट आएगा। ठीक है, देखो यहाँ तक की बातें आप समझ गए, तो अब ये भी समझ गए होंगे कि एचपी ट्रेडिंग अकाउंट को बनाने से पहले मैंने ये सारे एलिमेंट्स क्यों डिस्कस किए थे, गुड्स रिपोजिस्ट क्यों डिस्कस किए थे, एचपी स्टॉक अकाउंट क्यों डिस्कस किए थे, इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू, ड्यू, ये सारे टर्म्स मैंने जानबूझकर बारी बारी से बार बार क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर इन शब्दों को आप समझ नहीं पाएंगे, ये वर्ड्स आपके दिमाग में नहीं रहेंगे, तो निश्चित रूप से आप एचपी ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बना पाएंगे। जब मैं एचपी ट्रेडिंग अकाउंट डायरेक्टली बनाना स्टार्ट करता तो आपके दिमाग में ढेर सारी बातें आती कि सर ये नॉट ड्यू क्या है, ये ड्यू क्या है, ये रिपोजिस्ट क्या, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। इससे अच्छा मैंने क्या किया, एचपी ट्रेडिंग अकाउंट को बनाने के लिए जौन से एलिमेंट्स की जरूरत थी, वट एवर रिक्वायर्ड, हमने उसको पहले क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई है। लेकिन मैं एचपी ट्रेडिंग अकाउंट का थोड़ा सा और ऑपरेशन करता हूँ, इस ऑपरेशन को आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ गए तो और भी अच्छी बात है, लेकिन जितनी बातें मैंने अभी तक समझाई है उतनी बातें आप जरूर समझ जाइए। ऑपरेशन सबके लिए नहीं है, सुनना चाहे सुन लीजिए। देखिए ये एचपी ट्रेडिंग अकाउंट नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट जैसा ही है, जो फाइनल अकाउंट में 11th क्लास में 12th क्लास में आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे उसके जैसा ही है।
क्या करते थे ट्रेडिंग अकाउंट में? अगर मैं छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ दिखाऊं बना के आपको, हल्का सा मैं याद दिलवाऊं, 100% मैं कन्वर्ट नहीं करूंगा उसके ऊपर क्योंकि इतना वक्त नहीं है, आप कंफ्यूज भी कर जाएंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करते थे हम? ओपनिंग स्टॉक, फिर क्या करते थे? परचेजेस, फिर क्या? क्लोजिंग स्टॉक, फिर क्या करते थे? सेल्स। देखते हो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे भी है, लेकिन ओपनिंग स्टॉक का यहाँ पे नाम क्या है? इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू अकाउंट। परचेजेज यहाँ पे भी है, लेकिन परचेजेज का नाम यहाँ पे क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एन एचपी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एन एचपी। और ये बताओ कि परचेज को आप कौन सी प्राइस पे दिखाते थे? परचेज को सर हम कॉस्ट प्राइस पे दिखाते थे। तो यहाँ एचपी सेल्स ऑन, सॉरी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन एचपी को किस पे दिखाओगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन एचपी को भी कॉस्ट प्राइस पे दिखाओगे। लेकिन आपके दिमाग में एक कन्फ्यूजन आ रहा होगा, मैंने पहले कह दिया कि ये बातें आप समझना चाहो तो समझो, नहीं समझना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहोगे सर यहाँ पे तो सेल्स वर्ड जुड़ा हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जुड़ा हुआ है, यहाँ तो परचेज लिखा हुआ है। देखो जी बच्चों, हायर परचेज में एक्चुअली ये सेल्स नहीं है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन एचपी जो है ना वो एक्चुअल सेल नहीं है। हायर परचेज में सेल्स तब माना जाता है जब पैसे मिल जाते हैं, जब पैसे मिल जाते हैं। तो जब आपको पैसे मिल गए हैं ना, तो यही एक्चुअली क्या आपका सेल्स है, जो पैसे मिले हैं। मान लो कि मैंने आपसे कोई गुड्स परचेज किया इंस्टॉलमेंट पे और मैंने अभी तक कुछ पेमेंट ही नहीं किया आपको, तो कुछ नहीं हुआ, आपका स्टॉक मेरे पास आ गया है, सेल हुआ ही नहीं अभी तक। भले ही अपनी बुक में आप क्या दिखा दो, एचपी सेल्स अकाउंट, एचपी सेल्स अकाउंट नाम से एंट्री पास कर दो, लेकिन सेल्स हुआ नहीं है। सेल्स तब माना जाएगा जब मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। तो जितनी पेमेंट आपको मिली है एक्चुअली ये सेल्स है। तो ये बाय बैंक अकाउंट और बाय कैश अकाउंट क्या शो करता है? नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट का सेल्स शो करता है। तो देखिए मैंने दिखा दिया ना आपको कि सर ये नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट है। बिल्कुल, जैसे नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होते थे? ओपनिंग स्टॉक होते थे। नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक होते थे, यहाँ भी है। नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेज होते थे, यहाँ भी है। देखो ये नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स होते थे, यहाँ भी है। नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट में एक्सपेंडिचर्स होते थे, यहाँ भी है। नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस होते थे, यहाँ भी है। और नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था, लेकिन यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकालेंगे हम, यहाँ पे सीधे क्या निकाल देंगे? नेट प्रॉफिट ही निकाल देंगे। हालांकि ये नेट प्रॉफिट भी नहीं है, ये हायर परचेज की प्रॉफिट है। इसको जनरल प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि इस हायर परचेज से प्रॉफिट आया है, कहीं और डिपार्टमेंट से प्रॉफिट आया होगा, और कुल मिला के सारे प्रॉफिट एक जगह क्या होंगे? जमा हो जाएंगे। मैंने पहले आपसे प्रॉमिस दिया था कि इन बातों को आप समझ गए तो अच्छी बात, नहीं समझ गए तो भी अच्छी बात है, कम से कम ये फॉर्मेट को आप नहीं भूल सकते हैं। ठीक है जी। तो चलिए जाते जाते एक बात मैं फिर कह जाता हूँ कि एचपी ट्रेडिंग अकाउंट नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट ही है। अगर मुझे आप पर भरोसा होता कि आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, तो मैं इसको और भी बढ़िया से सर्जरी करके इसको एग्जैक्टली नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकता था। लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं इतना बोल चुका हूँ, इतना सब कुछ बता चुका हूँ कि अगर मैं कोई और स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश करी तो सब जीरो हो जाएगा। तो मैं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। अगर 2-4 क्वेश्चंस आप कर लेंगे, फिर मुझे लगेगा कि नहीं, मुझे भरोसा हो जाएगा आप पर कि अब आप समझ गए हैं, आप थोड़े से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं, चालाक हो गए हैं, अब आपको बुद्धि आ चुकी है इसके बारे में, तो फिर मैं कोशिश कर सकता हूँ इसकी सर्जरी करने की। लेकिन अभी जितनी सर्जरी मैंने करी है उतना ही काफ़ी है। तो देखो ये इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू, ये सब क्या शो करता है? ओपनिंग स्टॉक शो करता है। एचपी सेल्स क्या शो करता है? परचेजेस सेल करता है। ये एक्सपेंडिचर सेल करता है, ये क्लोजिंग स्टॉक सेल करता है, शो करता है। और ये क्या शो करता है? सेल्स शो करता है। और इसको मैंने नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट से कोरिलेट कर दिया। बस अंतर यह है कि नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट आता है, यहाँ आपको फाइनल प्रॉफिट आ गया। मैं बहुत ज़्यादा बोल चुका हूँ, मैं थोड़ा सा वेट आपको देता हूँ आराम से इसको लिखने के लिए, तो तक आप लिख लीजिए, मैं भी चुप हो जाता हूँ। ठीक है जी। और मैं एक सवाल आपके लिए ढूंढता हूँ, जो सवाल आपको करना है इस पर एक छोटा सा सवाल करना है, बहुत बड़ा सवाल नहीं करना, बहुत छोटा सवाल करना है। इस टॉपिक को बड़े आराम से सिखाना पड़ता है बच्चों, नहीं तो एक्सीडेंट होने के पूरे चांस होते हैं, इसमें पूरे चांस होते हैं गड़बड़ करने के बच्चों के। ठीक है जी बच्चों, लिख लिया आपने? अगर अभी भी थोड़ी बहुत समस्या आपको है तो होप लूज मत करना,
क्योंकि सवाल इतने सारे कर देंगे हम कि खुद ब खुद आपके दिमाग में एकदम इम्प्रिंट हो जाएगा, परमानेंटली घुस जाएगा आपके दिमाग में, चिंता नहीं करना है। आइए आपके सामने सवाल लेके आते हैं। सवाल नंबर है 25 वाले करेंगे, 26 नहीं करेंगे। 25 क्वेश्चन मैंने मेरे पास यहाँ दिख नहीं रहा, पेज नंबर क्या है, 73 पेज पे है। राम वाला सवाल तो दिख रहा है यहाँ पे, एक मिनट रुक जाइए आप। 76 पेज है और ये 67 पेज है। ये पेज की प्रॉब्लम ना हर क्लास में हो जाती थोड़ी सी। मैं ढूंढ लेता हूँ, कहीं मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो 26 से ही स्टार्ट कर देंगे। 73 पेज कहीं मिल गया तो तब तक आप भी रेस्ट कर लीजिए, पानी पीना पानी पी लीजिए। मिल जाएगा सवाल आ रहा है। थोड़ा आगे पीछे पेज हो गया है लेकिन मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, क्या हो गया, 26 सवाल भी बिल्कुल सिमिलर ही है। 26 क्वेश्चन भी, लेकिन वो सेलिंग प्राइस पे या कॉस्ट प्राइस पे। अभी मैंने आपको कॉस्ट प्राइस सिखाया है ना, तो मैं एक कॉस्ट प्राइस पे सवाल ढूंढ रहा था ताकि आपके लिए ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ठीक है, आपके पास तो सवाल होगा ही ना, आप देख सकते हैं सवाल को। मेरे पास तो सवाल फिजिकल फॉर्म में पड़ा हुआ है तो मैं वहीं से कर लूँगा, आपके पास भी सवाल होगा, आप वहीं से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास से अब सवाल आपको दिखा पाएंगे हम। सेवेंटी है, इसका मतलब उम्मीद है मिलने का, थोड़ा आगे पीछे हो गया है। 41 है, आप भी तब तक आप मेरा इंतज़ार मत कीजिए, 25 सवाल आप करना स्टार्ट कर दीजिए। बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है 25। ये 71 आया तो इसके बाद मिल सकता है। हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट 25 यहाँ जाके मिला है। चलिए जी, मिनट सफल हुआ मेरा, मैं भी छोड़ा नहीं, ढूंढता रह गया। चलिए मिल गया 25 सवाल। बेहद ही आसान सवाल है, ऐसा मत सोचना कि एग्जाम में आने वाला है तो फिर क्यों करा रहे हो सर, क्योंकि अभी जो मैंने कराया ना उसके लिए बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। देखिए, following details relating to the dealer following details relate to a dealer in certain domestic appliances who dispose of them on hire purchase system। इस पूरे सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि हायर परचेज सिस्टम पे वो क्या करता है, गुड्स को सेल करता है। एज्यूमिंग हिज ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स टू बी 25%। मजा आ गया, इस बात को समझिए। अगर आपने ब्रांच चैप्टर पहले पढ़ रखा है तब तो ये बात बहुत मज़े से आपको आता होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मुझे इस पर टाइम देना पड़ेगा थोड़ा सा। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स 25%। देयर वर नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग क्रेडिटर्स फॉर द गुड्स और एक्सपेंस। प्रिपेयर एचपी ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड दिस। मेरा फोकस रहेगा एचपी सेल्स पे।
प्रॉफिट मार्जिन है क्या, वो है 25% ऑन सेल्स। इसका मतलब 25% ऑन सेल है, प्रॉफिट ऑन सेल लिखा हुआ है। तो 100 किसको मानेंगे आप, सेलिंग प्राइस को। तो प्रॉफिट कितना होगा 25। जिसका परसेंटेज दिया होता है उसको 100 मानते हैं, सेलिंग प्राइस को 100 मानो तो प्रॉफिट कितना हुआ 25। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी सर 75। बहुत अच्छी बात है। तो देखिए प्रॉफिट में और सेलिंग प्राइस में यहाँ क्या रिलेशन आ गया, 1/4 ऑफ सेलिंग प्राइस। जो आपका प्रॉफिट है ना वो क्या है 1/4 ऑफ सेलिंग प्राइस है। और प्रॉफिट के कॉस्ट के बीच में क्या रिलेशन है, 1/3 ऑफ कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब ये हुआ कि 1/4 ऑफ सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होगा 1/3 ऑफ कॉस्ट प्राइस। 1/4 ऑफ सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होगा 1/3 ऑफ कॉस्ट प्राइस। देखो ना कैसे, देखो आप बताओ सेलिंग प्राइस कितनी है 100 है, 100 का 1/4 कितना होगा सर 25। कॉस्ट प्राइस कितनी है 75 है, 75 का 1/3 कितना होगा सर 25। और ये बातें मैंने ब्रांच के चैप्टर में बहुत डिटेल समझा रखा है, लेकिन मैंने यहाँ भी रिपीट कर दिया क्योंकि बच्चे ऐसे कुछ हो सकते हैं जो ब्रांच ना पढ़ा हो और सर डायरेक्टली क्या पढ़ रखा हो हायर परचेज। तो इससे क्या पता चला सर, इससे ये पता चला कि जब भी कभी 1/4 ऑफ सेलिंग प्राइस होगा तो अंडरस्टूड वो क्या हो जाएगा 1/3 ऑफ कॉस्ट प्राइस। इतना ही नहीं, 1/3 ऑफ सेलिंग प्राइस होगा तो 1/2 ऑफ कॉस्ट प्राइस, 1/5 ऑफ सेलिंग प्राइस होगा तो 1/4 ऑफ कॉस्ट प्राइस। बात समझ गए। या मान लो 1/6 ऑफ कॉस्ट प्राइस होगा तो अंडरस्टूड है 1/7 क्या हो जाएगा ऑफ सेलिंग प्राइस। या फिर 2/7 ऑफ सेलिंग प्राइस होगा, देखिए अभी लिखिए मत सिर्फ देखिए, 2/7 ऑफ सेलिंग प्राइस होगा तो 2/5 ऑफ कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। क्या किया आपने सर, मैंने ये किया है कि अगर 7 आपकी क्या है सेलिंग प्राइस है, 2 आपकी उसमें प्रॉफिट है, तो 7 में से 2 माइनस कर दो तो कॉस्ट कितनी आ गई 5 आ गई। अब 5 में कितनी प्रॉफिट है 2 प्रॉफिट है। तो जब कॉस्ट और प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्लस होता है, 5 + 2 क्या हो जाएगा 7। और जब सेल्स एंड प्रॉफिट की बात करें तो क्या होगा माइनस होगा, 7 - 2 क्या हो जाएगा 5। फिर से अगर मैं सेल्स से प्रॉफिट निकालूंगा, सेल्स से कॉस्ट निकालूंगा, सॉरी सेल्स से कॉस्ट निकालूंगा तो सेल में से प्रॉफिट क्या होगा माइनस होगा। लेकिन मैं कॉस्ट से अगर सेल निकालूंगा तो कॉस्ट में प्रॉफिट क्या होगा प्लस होगा। बात समझ गए, क्योंकि सेल इक्वल टू क्या होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है सेल माइनस प्रॉफिट। बहुत ही बेसिक्स बात थी बच्चे, ये बातें आप समझ गए होंगे उम्मीद है, पक्की बात समझ गए। यस सर, मैं आपसे कुछ पूछूं, हाँ मुझे बताइए अगर 3/17 ऑफ कॉस्ट प्राइस है तो कितने सेलिंग प्राइस के इक्विवेलेंट होगा वो, बोलो बोलो सुन रहा हूँ मैं। सर ये 3 ऊपर लिखेंगे और नीचे प्लस कर देंगे, क्या हो जाएगा 3/20 ऑफ सेलिंग प्राइस हो जाएगा, 3/20 ऑफ सेलिंग प्राइस हो जाएगा। क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस मैंने पहले लिख दी है, 3/17 ऑफ कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 3/20 ऑफ सेलिंग प्राइस। समझ गए, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, जब मुझे फिर मौका मिलेगा तो फिर इसके बारे में बात कर देंगे। अब मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, आपने लिख लिया, इसको लिख लीजिए 2 मिनट के लिए। इसको लिख लीजिए पहले, इस कॉन्सेप्ट को। आपको आता है पहले से तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज लिख लीजिए आप। सेलिंग प्राइस क्या माना मैंने 100, क्यों माना 100, क्योंकि प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस दे रखा था, ठीक है ना। अगर यहाँ लिखा होता 25% ऑन कॉस्ट प्राइस तो फिर कॉस्ट प्राइस को पहले क्या मानते हम 100 मानते, 100 उसी को मानते हैं जिसका परसेंटेज दिया होता है। भाई 5th 6th 7th क्लास के क्वेश्चन है ये। यस सर, समझ में आ गई बात, पक्की पक्की बात समझ में आ गई। यस सर, तो अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से इरेज करता हूँ क्योंकि मुझे क्वेश्चन समझाने हैं आपको।
और इसके बारे में डिटेल सुनना हो तो ब्रांच की हमारी ये सेकंड या थर्ड ही लेक्चर होगा, उसमें जाके सुनिएगा। बहुत ही आराम से मैंने आधा घंटा पढ़ा रखा है इसको वहाँ पे। यस सर। तो बताइए क्या यहाँ पे दिया हुआ है, स्टॉक ऑन हायर, ठीक है ना, ये ओपनिंग बैलेंस है। स्टॉक ऑन हैंड एट शॉप एट कॉस्ट। देखो इसका हायर परचेज से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि दुकान पे आपके शॉप पे जो स्टॉक पड़ी हुई है वो हायर परचेज सिस्टम में नहीं गया है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। इनडायरेक्टली इसका मतलब तो हो सकता है, लेकिन डायरेक्टली इसका कोई मतलब नहीं है। इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू कस्टमर स्टिल पेइंग, ये क्या हो गया, ये हो गया इंस्टॉलमेंट ड्यू अकाउंट ओपनिंग बैलेंस। ये क्या है सर, क्लोजिंग बैलेंस। इसका आपको हायर परचेज से कोई मतलब नहीं है। इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू क्लोजिंग बैलेंस। कैश परचेज ड्यूरिंग द ईयर, कैश परचेज का डायरेक्टली हायर परचेज से कोई मतलब नहीं है, इनडायरेक्टली मतलब हो सकता है। क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर मतलब नहीं है। कैश रिसीव्ड मतलब है। एचपी एक्सपेंस मतलब है। अगर मैं पूरा सवाल कराऊंगा तो आपको क्लियर होगा। आइए देखिए सवाल कराता हूँ मैं। इस बातें लिख ली आपने ना, आपको कि सर क्यों हटा रहे हो, आपका क्या जाता है लिखा हुआ है तो अच्छा नहीं लग रहा है ना, थोड़ा सा गंदा कर दिया मैंने सारे क्वेश्चंस को, पूरा क्वेश्चन गंदा हो गया। ठीक है जी, आइए अब स्टार्ट कर दीजिए आप, बहुत ही मज़े से स्टार्ट कीजिए। क्या करना, अकाउंट बनाना। ये बेसिक सवाल मैं करवा के छोड़ूंगा, क्योंकि इतना मेहनत हुआ इस क्लास में तो कम से कम ये क्वेश्चन तो बन जाए। लेकिन चिंता मत करना, जितनी टाइम लग गए ना उसमें टॉपिक ही ख़त्म हो चुका है। कोई भी क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, आप कोई भी क्वेश्चन। आइए देखिए जी, अब अपना सवाल खुद देखिए आप, मैं यहाँ करता हूँ आपके सामने। अब मैं क्या बना रहा हूँ, क्या मैं इस जगह पे कर सकता हूँ, नहीं करूँगा, ये रहने दीजिए आपके लिए। बनाइए फिर से आप HP ट्रेडिंग अकाउंट, फटाफट बनाइए, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। HP ट्रेडिंग अकाउंट में एक एक चीज़ बोलती है, क्या क्या दिया हुआ है सर। सबसे पहले लिखा हुआ है स्टॉक आउट ऑन हायर एट हायर परचेज प्राइस, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, स्टॉक आउट ऑन हायर BD। ध्यान सुनना, ये ओपनिंग बैलेंस है। कितना बैलेंस है उसका सर, 4000 है। लेकिन 4000 हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि हायर परचेज ट्रेडिंग को अभी किस प्राइस पे बना रहे हैं इसको हम, कॉस्ट प्राइस पे। किस पे बना रहे हैं, कॉस्ट प्राइस पे। तो 4000 में से क्या माइनस करेंगे, प्रॉफिट मार्जिन। तभी करके मैंने आपको इतना डिस्कस किया था प्रॉफिट मार्जिन के बारे में। क्या डिस्कस किया था सर आपने, मैंने कहा था कि 1/4 ऑफ सेलिंग प्राइस है, 1/4 है ना, हाँ, इक्वस टू 1/3 ऑफ कॉस्ट प्राइस है। इसको कहीं से लिख लीजिए कहीं पे आप कोने में। यस सर, 25% ऑफ सेलिंग प्राइस का मतलब होता है 1/4 ऑफ सेलिंग प्राइस। तो ये 4000 अगर सेलिंग प्राइस है तो इसमें से क्या कर दें हम, 1/4 माइनस कर दें। 1/4 कितना होगा, 1000। तो ये किस में कन्वर्ट कर गए अब, कॉस्ट प्राइस में। यहाँ कितना लिख देंगे, 3000। मज़ा आ गया बच्चों। यस, ये मत समझना कि बहुत टाइम लग चुका है, क्योंकि टाइम लगा है तो ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। 3000 हो गया सर। उसके बाद शॉप स्टॉक जो आपके पास पड़ा हुआ है उसको कुछ देर के लिए भूल जाओ, शॉप स्टॉक। या एक काम करता हूँ, मैं एक छोटा सा अकाउंट आपके लिए यहाँ बना देता हूँ ताकि याद रहेगा आपको। क्या बनाता हूँ, शॉप स्टॉक अकाउंट। बताइए शॉप स्टॉक अकाउंट की BD कितनी है, आपके शॉप पे कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, 500 की। ठीक है सर। इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू कस्टमर स्टिल पेइंग, क्या लिखेंगे हम, इंस्टॉलमेंट ड्यू अकाउंट BD। इंस्टॉलमेंट ड्यू अकाउंट की ओपनिंग बैलेंस कितनी है सर, 300 रुपीज़ है, तो यहाँ पे आप 300 लिखिए। उसके बाद सर, उसके बाद आपका क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है स्टॉक आउट ऑन हायर, यहाँ लिखिए आउट ऑन हायर। आप जानते हैं कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है अब। 4600 है, उसमें से क्या माइनस कर दीजिए, बोलो ना, प्रॉफिट मार्जिन। कितना प्रॉफिट मार्जिन सर, 1/5 मल्टीप्लाई करो फिर से, सॉरी 1/4 मल्टीप्लाई करो, तो 4600 का 1/4 देखो कितना आता है,
4600 डिवाइड बाई 4, ये आ गया 1150। 1150 माइनस करो, यहाँ तक कितना बचेगा सर? 3450 रुपीज़। स्टॉक ऑन हैंड एट कॉस्ट कितना क्लोजिंग बैलेंस है इसका? CD बताओ कितना है? 700। और सर इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू कस्टमर स्टिल पेइंग, तो यहाँ क्या लिखोगे? इंस्टॉलमेंट ड्यू अकाउंट कितना बताओ भाई? आपको दे रखा है 500। यस सर। उसके बाद कैश परचेज ड्यूरिंग द ईयर, जब कैश परचेज करते हैं तो शॉप स्टॉक बढ़ता है। कैश परचेज करने से शॉप पे स्टॉक बढ़ जाता है। कितना शॉप स्टॉक बढ़ गया कैश परचेज से? 6000। जब क्रेडिट परचेज करेंगे तो भी इससे यही बढ़ेगा भाई। सामान खरीद के लाओगे तो शॉप स्टॉक बढ़ेगा ना। कितना क्रेडिट परचेज? 800। और कैश रिसीव्ड, जब कैश रिसीव किया इंस्टॉलमेंट ड्यूरिंग द ईयर तो क्या होगा? वो यहां होगा बाय बैंक। कैश रिसीव्ड कितना है? बाय कैश भी लिख सकते हो आप, 8000। उसके बाद सर HP एक्सपेंस अकाउंट, बहुत अच्छी बात है, यहां लिखिएगा। क्या लिखेंगे? टू HP एक्सपेंस अकाउंट। कितना एक्सपेंस है? 740। और कुछ बच गया? देखो मेरे हिसाब से कुछ नहीं बचा है। कंप्लीट सवाल हो चुका है आपका। अब आपको क्या करना चाहिए? क्रेडिट साइड को प्लस करना चाहिए, डेबिट साइड उसमें से माइनस कर देना चाहिए। बताइए प्लस करके कितना आता है? 8000 है, 500 है एंड 3450 है। प्लस कर दीजिए, ये आएगा 11950। इधर भी क्या आना चाहिए? 11950। उसमें से आप ये 3 आइटम माइनस कर दिए, 3300। लेकिन एक बात और भी है, माइनस तो करेंगे लेकिन एक बात और भी है। एक सबसे मेजर चीज़ छूट गया। वो क्या छूट गया है कि सर इस बार भी तो कुछ गुड्स हमने सेल किया होगा HP पे, नहीं किया होगा? तो उसको कहाँ लिखा आपने? तो क्या लिखते हैं यहाँ पे हम? टू HP सेल्स अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखते हैं क्या? एट कॉस्ट। क्या लिखते हैं? एट कॉस्ट। या इसको कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन HP। इसको कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन HP, ये भी कह सकते हैं इसको। अब देखिए मैं तब से बोल रहा हूँ शॉप स्टॉक अकाउंट का डायरेक्टली कोई HP ट्रेडिंग अकाउंट में यूज़ नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली क्या हो सकता है? यूज़ हो सकता है। देखिए कैसे इनडायरेक्टली कैसे यूज़ आ गया। ये 6000, ये 500 प्लस ये 800 प्लस करो, कितना हो गया आपके पास? कुल मिला के कितने गुड्स हो गए? 7300 के गुड्स हो गए। 7300 के गुड्स हो गए। उसमें से 700 माइनस कर दो तो 600 गुड्स क्या किया आपने? सर सेल कर दिया। कैसा सेल किया? HP में भी सेल कर सकते हैं, कस्टमर को मार्केट में कैश में भी सेल कर सकते हैं, क्रेडिट में भी सेल कर सकते हैं। लेकिन सवाल पढ़ना, सवाल में क्लियरली क्या लिखा हुआ है कि सेल करने का एक ही मोड है। वो कौन सा मोड है? हायर परचेज का। हायर परचेज सिस्टम पे ही सेल कर रहा है। फर्स्ट एंड सेकंड सेंटेंस में लिख रखा है कि पूरी गुड्स को हायर परचेज सिस्टम में बेचा जा रहा है। इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा सेल्स कहाँ जाएगा? ये जाएगा HP ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, या इसको नाम क्या दे सकते हो? इसको कह सकते हो कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन HP। कहोगे सर ये कॉस्ट क्यों आया? ये भी कॉस्ट प्राइस है, 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 तो ये क्या आएगा? कॉस्ट ही तो आएगा। ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन HP आया है, इसको लिखेंगे यहाँ पे हम 6600 को यहाँ पे लिखेंगे। तो शॉप स्टॉक अकाउंट बुक ने नहीं बना रखा है, लेकिन मैंने बना दिया है क्योंकि आगे चल करके मुझे शॉप स्टॉक अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। तो क्यों ना मैं आपको अभी से आदत डाल दूँ शॉप स्टॉक अकाउंट की। तो यहाँ से जो बैलेंसिंग फिगर आया उसको आपने यहाँ पुट कर दिया। अब जा करके आप क्या निकाल सकते हो? अब निकाल सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बैलेंसिंग फिगर होगी। अब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकाल सकते हैं। सबको माइनस कर दीजिए। 11950
माइनस वॉट 6600 माइनस वॉट 740 माइनस वॉट 300 माइनस वॉट 3000, कितना आ गया 1310। ये आपका प्रॉफिट आ गया 1310। अब मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए करा दिया आपको क्योंकि अभी जितने कॉन्सेप्ट दिए थे उसमें अगर एक सवाल भी कर लेना तो क्या होता, कॉन्सेप्ट सॉलिडिफाई हो जाता है। अदरवाइज फिर दोबारा से अगली क्लास में मुझे सब कुछ बहस करना पड़ जाता है आपके साथ। तो बच्चों थोड़ी लंबी क्लास हो गई है, लेकिन आप जान लीजिए कि आने वाले क्लासेस में क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से आपको होने वाला है क्योंकि बहुत सारी बातें आपसे मैंने डिस्कस कर ली है। आप इस क्लास को पेशेंस के साथ ढंग से पढ़िए। HP सेल्स, इंस्टॉलमेंट ड्यू, नॉट ड्यू, गुड्स डिपॉजिट्स, कैश रिसीव्ड, शॉप स्टॉक काउंट, ट्रेडिंग काउंट के फॉर्मेट, ये सारे शब्द, ये वर्ड्स आपके लिए नए थे इस क्लास से पहले। इस क्लास के बाद अभी आपके लिए क्या हो चुके हैं, पुराने शब्द हो गए। अब आप सब कुछ इसके बारे में जानते हैं। आप अपने तरीके से ट्राई भी कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन किस पे था, किस पे होगा, सेलिंग प्राइस पे होगा। तो थोड़ा इन तैयारी कर लीजिएगा क्योंकि सेलिंग प्राइस में जो सवाल करवाएंगे थोड़ा सा चेंज होगा और सेलिंग प्राइस पे भी सवाल बन जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।